नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि ये प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि स्वतंत्र पत्रकारिता करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और सत्य हिंदी की सदस्यता लें। और हमें आपके भुगतान की ज़रूरत होगी, तो उस लिंक को क्लिक करके आप हमें भुगतान कर सकते हैं। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम में बीजेपी के मंत्री पर पत्रकार को धमकाने का आरोप, मियां कहकर पुकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश का नुकसान हुआ। राहुल गांधी बोले, भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर अमेरिकी व्यवस्था चुप क्यों। और उत्तर प्रदेश में ट्यूशन से लौट रही 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, लड़की ने की खुदकुशी। और भारत में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र में लॉकडाउन का संकट। बात करते हैं असम के शहरी विकास और स्वास्थ्य मंत्री पीयूष हजारिका की, जिनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। जी हाँ, ये 6 मिनट की एक क्लिप वायरल हुई है, जिसमें कि पीयूष हजारिका की पत्नी, जो कि एक एक्टर भी हैं, उनका नाम है एमी बारुआ, और वो एक क्राउड को संबोधित कर रही हैं और उसमें ज़्यादातर बंगाली हिंदूज हैं। और उनको संबोधित करते हुए एमी बारुआ, जो कि पीयूष हजारिका मंत्री की पत्नी हैं, वो ये कह रही हैं क्राउड से कि अगर बंगाली हिंदू सीएए को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें असम से बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। और सिर्फ असम से ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एमी बारुआ ने किया है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि हम सबको सीए की ज़रूरत है, आप सबको यहीं रहना है, इसलिए आप सीए का समर्थन करें। तो सीए एजेंडा बीजेपी का है, तो जाहिर सी बात है कि जो पीयूष हजारिका की पत्नी है, वो जबरन लोगों को कह रही हैं, धमकाते हुए, कि आप सीए का समर्थन करिए और बीजेपी को सपोर्ट करिए। अब ये क्लिप जैसे ही वायरल हुई तो क्या हुआ, पीयूष हजारिका ने नजरुल इस्लाम, जो कि प्रतिदिन टाइम्स के एक रिपोर्टर हैं, जिन्होंने ये क्लिप को ट्वीट किया और इससे लोगों को पता चला, तो नजरुल इस्लाम को पीयूष हजारिका ने कॉल किया और कॉल करके उनको धमकाया। और धमकाने के बाद ये कहा कि हम तुम्हारे पैर तोड़ देंगे, हम तुमको घसीट कर सड़क पर लेकर आएंगे, तुम्हारे प्रतिदिन टाइम्स के ओनर का जीना मुश्किल कर देंगे और तुम यहाँ पर सेफ नहीं रहोगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पीयूष हजारिका ने किया है। क्यों? क्योंकि उनका गुनाह ये था, अगर कह लीजिए, कि उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी का एक वीडियो उन्होंने वायरल किया, जिसमें कि उनकी जो पत्नी है, बंगाली हिंदूज को धमका रही हैं कि अगर आपने सीए का समर्थन नहीं किया तो आपका असम में रहना मुश्किल हो जाएगा और भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई तो एमी बारुआ ने कहा है कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो वो अपोलोजाइज़ करने के लिए तैयार हैं, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और साथ में इतना ही नहीं, नजरुल इस्लाम को जो पीयूष हजारिका हैं, उन्होंने मियाँ कह के भी पुकारा है कि इस तरीके की मियाँ पॉलिटिक्स तुम्हारी नहीं चलेगी और तुमने कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कनाइवेंस में ये सारा काम किया है और इस ऑडियो क्लिप को वायरल किया है, जो कि मिस रिपोर्टेड है, ऐसा पीयूष हजारिका का कहना है। तो पहली बात तो मियाँ कहकर किसी को पुकारना एक बहुत ही अपने आप में भत्सना करने वाला एक शब्द है और उसको कंडेम किया जाना चाहिए कि एक नेता होकर, वो भी बीजेपी का नेता, अगर आप किसी को मियाँ कह के संबोधित कर रहे हैं तो वो बहुत ही आपत्तिजनक है और एक बहुत ही असम्मानजनक शब्द आप किसी के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि नजरुल इस्लाम एक मुसलमान हैं, तो मुसलमान को मियाँ कहना और अपने आप में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसका आप अपमान कर रहे हैं। और दूसरा, जो यहाँ पर एक जो बड़ी पिक्चर है कि किस तरीके से जो सत्ता में रहता है वो कैसे मीडिया को धमका सकता है, ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर आपने सत्ता में रहने वाले लोगों की आलोचना की
चाहे जैसे भी किया हो, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में रह के, तो आपकी जो पोजीशन है वो कितनी वल्नरेबल हो जाती है। आपको मंत्री धमका सकता है, आपको नौकरी से निकलवा सकता है। ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और क्योंकि साथ पीयूष हजारिका ने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि इस्लाम को अब कोई नहीं बचा सकता और प्रतिदिन टाइम्स को भी हम सबक सिखाएंगे। यानी कि प्रतिदिन टाइम्स के रिपोर्टर ने इसको ट्वीट किया, इसको वायरल किया, इसलिए उनका अब हम रहना असम में मुश्किल कर देंगे। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक मंत्री जो कि शहरी विकास मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है असम का, उसने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है क्योंकि उनकी पत्नी का एक वीडियो ऐसा वायरल किया गया है। तो ये जो पूरी जो ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें कि पीयूष हजारिका नजरुल इस्लाम को धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल है, तो आप ये देखिए कि मीडिया में जो रहने वाले लोग हैं आज वो कितने अनसेफ हैं कि सत्ता में रहने वाले लोगों के हाथ में उनकी नौकरी है, वो जब चाहे तो लोगों को धमका सकते हैं, जब चाहे लोगों को नौकरी से निकलवा सकते हैं। लेकिन ये पत्रकार के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, कि क्या आप नेताओं के सामने प्रणाम करने के लिए तैयार हैं, उनके पैरों में गिरने के लिए तैयार हैं, या फिर अपना आप स्टैंड लेकर और अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहेंगे। तो असम में क्योंकि चुनाव चल रहा है और देखिए चुनाव में किस तरीके से मीडिया को ट्रीट किया जा रहा है, ये आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर भी असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव से रिलेटेड है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के तामुलपुर इलाके में रैली कर रहे थे, जहां पर आज उन्होंने एक देश के बड़े डिबेट पर एक बार फिर से बोला और उन्होंने कहा कि ये जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो खेल चल रहा है, इससे देश को भारी नुकसान हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करती है, लेकिन जो ये महाजोत है यानी कि जो कांग्रेस और AIUDF और बाकी जो छोटी पार्टीज़ हैं उनके साथ का जो अलायंस है जिसको हम महाजोत कहते हैं, उनका महाझूठ एक्सपोज हो गया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के जो लीडर हैं कि उन्होंने जो असम का जो गामोसा है वो पहना ही नहीं, जो कि असम की आइडेंटिटी माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने जिस तरीके से असम के लोगों की बदनामी की है और अपने आप में वो बहुत ही आपत्तिजनक था, तो ऐसे लोगों को आप वोट कैसे दे सकते हैं। लेकिन आज सवाल बड़ा है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की ही राजनीति ऐसा लगता है कि भारत में होती है। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं वो सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बातचीत नहीं करते या बीजेपी नहीं करती, तो फिर बीजेपी के जो नेता हैं जैसे शिवेंदु अधिकारी या फिर दिलीप घोष, वो बेगम कह के ममता बनर्जी को क्यों बुलाते हैं। बार बार शिवेंदु अधिकारी ये क्यों कहते हैं कि अगर आपने बेगम को वोट दे दिया तो हिंदुओं के लिए धोती पहनना मुश्किल हो जाएगा, उनके गले में तुलसी की माला डालनी मुश्किल हो जाएगी। आप पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कब्रिस्तान और पाकिस्तान की बातें की हैं। तो इस तरीके का नैरेटिव क्या कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के जो बीच की जो राजनीति है, क्या वो नहीं है? क्या बीजेपी इसको नहीं करती? बीजेपी कहती है कि वो विकास की बात करती है, लेकिन साथ में जो एक उनका बाइनरी पॉलिटिक्स चलता है ताकि वो विकास की भी बात करते हैं और वोट बैंक की भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म जो पार्टीज़ करती हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए करती हैं, जैसा कि आज उन्होंने तामुलपुर में कहा कि सेक्युलरिज्म की जो राजनीति है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, तो क्या आज कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है क्या वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? अगर आज बदरुद्दीन अजमल आज कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं तो वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए करते हैं। आज अगर हिंदू वोट बैंक के लिए बीजेपी करती है तो बीजेपी आज हिंदू वोट बैंक के लिए कर रही है। तो वोट बैंक की जो राजनीति है वो चाहे विपक्षी पार्टीज हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही कहिए तो एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। आज वो बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस चीज़ को ताल ठोक कर कह रहे हैं कि नहीं देखिए सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म से देश का नुकसान हुआ है, लेकिन उसी राजनीति को बीजेपी भी कर रही है। आज आपको अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात बताऊं तो पश्चिम बंगाल में आज जो उत्तर 24 परगना है वहाँ पर आज
ममता बनर्जी ने रैली की जहां पर उन्होंने बोला कि बीजेपी देश को बांटना चाह रही है। मोदी जी ने आज रैली की तारकेश्वर में और उन्होंने कहा कि देखिए अब खेला होवे नहीं बल्कि खेला शेष है, यानी कि खेला बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। तो इस तरीके की राजनीति इस समय चल रही है। लेकिन फिलहाल आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की बातें की तो वो बहुत ही पाखंड वाली एक लैंग्वेज थी, क्योंकि उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल चाहे वो विपक्षी पार्टीज़ हों चाहे फिर सत्ताधारी पार्टीज़ हों, सभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस समय कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि असम में हिमांता बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, चुनाव आयोग ने उनको कहा था कि वो 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने उनकी जो सज़ा है उसको कम कर दिया है, 48 घंटे से अब और कम कर दिया है, यानी कि अब वो प्रोसेशन और रैलीज़ में हिस्सा ले पाएंगे। अब आपको बता दें कि हिमांता बिस्वा शर्मा ने जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के जो लीडर हैं हग्रामा मोहिलारी, उनके खिलाफ उन्होंने अनाप शनाप कमेंट्स किए थे और उसके बाद चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध लगाया था। तो चुनाव आयोग ने उस जो 48 आवर जो पीरियड था उसको जो बैन लगा था उन पर, तो उसको कम करके अब 24 घंटे कर दिया है, यानी कि कल से हिमांता बिस्वा शर्मा अब रैलीज़ और पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि असम में अब आखिरी चरण का मतदान होना है जो कि 6 अप्रैल को है। तो असम की जो राजनीति है वो बिल्कुल इस समय चरम सीमा पर है और असम के जो मतदाता हैं वो 6 अप्रैल को अब तीसरे चरण का मतदान करेंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं राहुल गांधी के दिए हुए बयान पर जो कि उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा। जी हाँ, राहुल गांधी एक ऑनलाइन इंटरैक्शन कर रहे थे जो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर है निकोलस बर्न्स के साथ, और जिसमें कि उन्होंने एक सप्लीमेंट्री और एक इंटरजेक्शन के दौरान उन्होंने ये कहा, और ये जो पूरा ऑनलाइन जो कॉन्वर्सेशन था वो था जो लोकतंत्र का आइडिया है उस पर ये पूरी कॉन्वर्सेशन थी, उसी के इर्द गिर्द हो रही थी कि जिस तरीके से एक तानाशाही का जो शासन चाइना और रशिया में देखा जाता है तो उससे हम लोकतंत्र को कैसे बचाएं, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जिसमें कि निकोलस बर्न्स ने इस बात को कहा कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना होगा इन पार्टनरशिप, ऐसा यूएस एम्बेसडर निकोलस बर्न्स ने कहा। और इन्होंने साथ में ये भी कहा निकोलस बर्न्स ने कि जितने भी विश्व के देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र के लिए एक बड़े इम्तिहान की घड़ी है। तो उसी पर इंटरजेक्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देखिए आप भारत में कितना कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों है, अमेरिकी व्यवस्था ऐसा क्यों है कि जो भारत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर चुप है। अब आपको बता दें कि अभी मंगलवार को ही 2020 की जो यूएस की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि भारत में किस तरीके से आर्बिट्ररी तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से एनजीओज़ पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो उस पर केंद्र सरकार ने क्या कहा कि ये तो अमेरिका की एक इंटरनल रिपोर्ट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और साथ में राहुल गांधी ने कुछ और भी बातें कही जिससे कि पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र कितना खतरे में है। उन्होंने कहा कि जितने भी संस्थान हैं भारत में वहाँ पर बिल्कुल बीजेपी का कब्जा हो गया है, और उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि देखिए आज मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए हमें संस्थान की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है तो एक न्यायिक प्रक्रिया की जो कि हमें बचा सके, हमें एक ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो कि फ्री एंड फेयर हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो हमें इस चीज़ की कोई भी सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से ईवीएम्स को टैंपर करने के लिए जो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगे हैं। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए किस तरीके से मीडिया कवरेज करता है, चाइना ने इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी खबरें मीडिया में नहीं आ रही हैं। तो जो पूरा जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर ये पूरा ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन था, जिस पर आज राहुल गांधी काफ़ी भारी पड़ते हुए नज़र आए और उन्होंने अमेरिका को भी हम टारगेट किया और कहा कि देखिए अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आज वो सामने आ रहे हैं कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में, लेकिन जब डेमोक्रेसी को बचाने की बात आती है तो अमेरिका के भी डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं। तो बहुत दो टूक शब्दों में आज राहुल गांधी ने इस बात को कहा। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए था, क्योंकि
यूएस के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है उस तरीके से उनको बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज अगर राहुल गांधी की दो टूक अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा को समझाया है और वो भी एग्जाम्पल्स देकर, तो उससे भारत की छवि को आज काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय लोकतंत्र कितना खतरे में है और इससे साफ शब्दों में वो शायद ये नहीं बयान कर सकते थे कि भारत में लोकतंत्र की सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन लोकतंत्र को इस समय कोई बचाने की का काम नहीं कर रहा है और जो सत्ताधारी जो लोग हैं वो लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज इन बातों को दो टूक शब्दों में राहुल गांधी ने कहा है। अब इसका क्या असर होगा इस पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो इस एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोलेंगे, लेकिन जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उसको आज उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है और वो भी एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां पर राहुल गांधी आज एक बार फिर से न्यूज़ में नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र को बचाने की बात कह रहे हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की। आपने कई बार सुना है इधर हाल में कि कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है या फिर कुछ लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है। तो कुल मिलाकर जो महिलाओं के लिए जो कानून व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई नज़र आ रही है और महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक ऐसा ही मामला फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में आया है और ये लड़की थी 10वीं की छात्रा थी, ट्यूशन से लौट रही थी, जबकि 4 नवयुवकों ने उसको पहले उसका अपहरण किया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। किसी तरह से जान बचाकर वो लड़की जब अपने घर पहुंची, उसने अपने माँ बाप को ये सारी बातें बताई और उसके बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसको अस्पताल लेकर जाया गया तो वो लड़की मर चुकी थी। 10 साल की लड़की जो कि ट्यूशन से लौट रही है और उसके साथ इस तरीके से 4 नवयुवक उसके साथ गैंगरेप करते हैं और फिर वो लड़की मर जाती है। क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को? अब आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 लोगों की अभी खोज चल रही है कि वो कहाँ हैं और पुलिस ये कह रही है कि जल्द से जल्द वो ये 2 लोगों को निकाल कर दिखाएगी कि वो कहाँ हैं। लेकिन अभी ये 2 लोग छुपे हुए हैं, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था का बखान करते हैं और कहते हैं कि देखिए यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी चरमराई हुई है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ अलग अलग राज्यों में जब प्रचार करने जाते हैं तो क्या उनको फुर्सत मिल रही है कि वो अपने राज्य में झांक कर देखें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में क्या हो रहा है? क्या वो पुलिस ऑफिसर्स से पूछते हैं कि आज महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश है, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है, उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए हेल्पलाइंस खोली हैं। लेकिन दिन ब दिन रोज़, चाहे आप कितने पिछले 1 महीने में या पिछले 2 महीने के अगर आप आंकड़े उठाकर देख लें तो आप देख लीजिए कि कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर महिलाओं की मौत हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है या फिर महिलाओं के साथ इस तरीके के लोगों ने कुकर्म किए हैं। आज योगी आदित्यनाथ इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? दूसरे राज्यों में प्रचार वो करने जाते हैं, लेकिन आज क्या रीज़न है कि वो अपने ही राज्य में महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और जो इस तरीके के जो गुंडे इस समय घूम रहे हैं उन पर धरपकड़ क्यों नहीं हो रही है? बार बार ये सवाल उठता है कि मोदी योगी सरकार आज NGOs के जो कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ते हैं, जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ते हैं, लेकिन ऐसे गुंडों को योगी आदित्यनाथ नहीं पकड़ पाते जो कि महिलाओं के साथ इस तरीके का कुकर्म करते हैं। आज क्या योगी आदित्यनाथ के पास इस बात का जवाब है? आप प्रचार करने जाइए बाकी राज्यों में, लेकिन कम से कम ये तो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। आज महिलाएं किस तरीके का सवाल करेंगी, कितनी सुरक्षित आज महिलाएं योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश में हैं? आज ये सारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब इस समय योगी आदित्यनाथ को देना होगा। इस पर आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं अब भारत में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण की। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में लगभग 79,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि ये आंकड़ा
लगभग 90,000 पहुंचने वाला है। अब आपको बता दें कि सितंबर के बाद से, पिछले सितंबर के बाद से ये सबसे बड़ी उछाल देखी जा रही है। पिछले साल हमने देखा था कि सितंबर के महीने में लगभग 90,000 केसेस थे और ये आंकड़ा देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और ये चिंता का विषय बना हुआ है। टीकाकरण की रफ्तार भी हमने तेज़ कर दी है, लेकिन जो ये दूसरी लहर का जो इन्फेक्शन है, बार बार ये लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी इन्फेक्शस है। इससे मौत का डर इतना नहीं है क्योंकि डेथ रेट, हमने कल भी आपको बताया था कि डेथ रेट अलग अलग राज्यों में काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जो संक्रमण की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब इससे डर किस बात का है कि अगर संक्रमण तेज़ी से फैलता है तो जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर अगर संक्रमण इसी तेज़ी से अगर फैलता रहेगा तो जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं, वो चरमरा जाएंगी। महाराष्ट्र इस समय आपने देखा कि 47,000 से ज़्यादा रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं। जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने कहा है कि लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है कि जो वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, उनकी खासी कमी हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर हालात यही बने रहे तो फिर लॉकडाउन को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन का संकट भी इस समय महाराष्ट्र के ऊपर घिरा हुआ है कि अगर इतनी ही तेज़ी से इतनी रफ्तार से ही अगर कोरोना फैलता रहा तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़ सके। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि लोग इतनी तेज़ी से कोरोना फैलने के बाद भी आज मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं ला रहे हैं। ये आज बड़े सवाल है कि क्या लोगों के मन से आज कोरोना का खौफ निकल गया है, क्या उनको ये लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि अगर आप टीका लगवा भी लेंगे तो भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा और जितने भी एहतियात है वो आपको बरतने पड़ेंगे। लेकिन इस समय चिंता का विषय यही है कि जिस तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है और अगर यही संक्रमण बढ़ता बढ़ता गांव और छोटे कस्बों में पहुंच गया तो काफ़ी मुश्किलें भारत की बढ़ जाएंगी। भारत इस समय तीसरे नंबर पर है आफ्टर ब्राज़ील एंड अमेरिका और हो सकता है कि ये पायदान में और ऊपर चला जाए। तो इसी बात को लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऑलरेडी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है और दूसरा लॉकडाउन शायद भारत नहीं सह पाएगा क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया तो हम ये देखेंगे कि सड़कों पे लोग भूखे मर रहे होंगे, उनके पास नौकरियां नहीं होंगी। तो इस तरीके की जो सीन्स हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या फिर विपक्षी पार्टीज हो, वो ये नहीं देखना चाह रही। तो लगातार जो कोरोना का संक्रमण है उसका जो संकट है वो लगातार भारत पर बना हुआ है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।